Now, with utmost pleasure, I invite Dr. Aman Chugh, who is a reputed name in the domain of financial markets, portfolio management and derivatives, consultant and trainer in Fortune 500 corporates, government ministries and associations, regulator including RBI and SEBI, banks and financial institutions, large consultancy firms, industry associations, and reputed universities in India and abroad. He is the chief industry mentor, director and CEO, CXO's Next Gen Center for Excellence at Chitkara University. And everyone would know he is the main brain behind this program. So I invite him with utmost pleasure to share his thoughts on this journey so far and the vision ahead. Dr. Aman Chugh. नमस्कार है, जय हिंद है। वेल स्पेशल डे है तो मे बी आते नहीं है लम्हे ज़िंदगी में बार बार कि समेट ले इस शाम की यादें अपने दिल में मेरे यार। अर्ज़ किया है, आते नहीं है लम्हे ज़िंदगी में बार बार कि समेट ले इस शाम की यादें अपने दिल में मेरे यार, कि कल हम रहें ना रहें तुम रहो ना रहो, मगर इस शाम की यादें बन जाएं ज़िंदगी भर की यादगार। सो इट्स अ ब्यूटीफुल जर्नी। आप सारे इस जर्नी में इकट्ठे चले। एक सोच थी, एक सोच का एक बैकग्राउंड म्यूज़िक ऐसा बनता है कि 1991 में एक सोच चेंज हुई, जहाँ पे हमारा हिंदुस्तान एक अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी से 1991 में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के कारण लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन के तहत अंडर डेवलप्ड से डेवलपिंग बनने का आगाज अनाउंस किया गया। बट इट वॉज नॉट एन ईजी जॉब। ऐसा नहीं है कि 1991 में आप इकोनॉमी को खोल दो और तथास्तु हो जाता है। इट टुक ऑलमोस्ट 10 ईयर्स, यानी कि 1991 से 2001 तक हिंदुस्तान को अंडर डेवलप्ड से डेवलपिंग इकोनॉमी का दर्जा लेने में समय लगा, 10 साल लगे। एंड आप देख सकते हैं, सोच सकते हैं, याद कर सकते हैं, 1991 से पहले एक क्रेज फॉरेन कंट्री का होता था, मगर धीरे धीरे करके हमारा हिंदुस्तान खुला। हमारे हिंदुस्तान में हिंदुस्तानी इंडस्ट्री लगनी शुरू हुई और हमारे हिंदुस्तानियों के पास थोड़ा सा पैसा जेब में आना शुरू हुआ। और आपको याद होगा, पहले हमारा बजाज होता था, वो हमारे बजाज के लिए हम लोन लिया करते थे। और उसके बाद ये हिंदुस्तान की जब इकोनॉमी ओपन हुई तो धीरे धीरे करके लोगों के पास अपने घर में पैसा इकट्ठा होना शुरू हुआ। एंड दैट्स हाउ द इंटरेस्ट रेट्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी started to come down। यानी कि उस ज़माने में एफडी के रेट 16%, 15% एंड धीरे धीरे करके वो इंटरेस्ट रेट टूटे, धीरे धीरे करके गिरे एंड हिंदुस्तान बढ़ोतरी की तरफ बढ़ा। और थैंकफुली जहां हिंदुस्तान बढ़ रहा था वहां पे 1995 में एशियन क्राइसिस आया, वहां पे 2000 में वर्ल्ड में यूएस में .com बबल आया। एंड जब वहां पे प्रॉब्लम शुरू हो रही थी और हिंदुस्तान थोड़ा सा धीरे धीरे करके शुरू हुआ था, वहां पे हम सब हिंदुस्तानी 1991 से लेके 2001 में जब अंडर डेवलप से डेवलपिंग बन रहे थे, हमने थोड़ा थोड़ा पैसा देखना शुरू किया। हमने घर पे सरप्लस मनी देखना शुरू किया और उसको सेविंग्स के नाम पे पीपीएफ, पोस्ट ऑफिस, एनएससीज, बॉन्ड्स, लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स वगैरह वगैरह की कहानियां शुरू हुई। उस जमाने में हमारा सरप्लस पैसा जो घर पे था, सेविंग्स वाला, उसको हम इन्वेस्ट नहीं करते थे मार्केट में, हम सेफ जगह पे पैसा लगा देते थे। और वो फैसिलिटेट करने के लिए, चाहे आप उनको ब्रोकर कह लीजिए, एजेंट कह लीजिए, मिडलमैन कह लीजिए, यानी कि एक फैसिलिटेटर्स का एक प्रोफाइल शुरू हुआ, जो घर में जिसके पास थोड़ा सरप्लस पैसा होता था वो सरप्लस पैसे को लेके कहीं पे इन्वेस्ट करने, सेव करने की कोशिश करता था आपके बिहाफ पे। वहां पे एक्सपर्टीज नहीं चाहिए थी। मगर फिर उसके बाद 2001 का जब .com बबल आया तो वर्ल्ड में पैसा आइडल था। यूएस डेवलप्ड इकोनॉमी, मगर यूएस वाज फेसिंग अ डाउनफॉल। यूरोपियन इकोनॉमी वाज अ डेवलप्ड इकोनॉमी, बट यूरोपियन इकोनॉमी वाज फेसिंग अ डाउनफॉल। यूके और डेवलप्ड इकोनॉमी हमारे ऊपर कई साल राज किया, मगर दे वर आल्सो फेसिंग अ डाउनफॉल। जापान ऑफिशियली रिसेशन में पहुंच गया इन 2000। और जहां वर्ल्ड में एशियन क्राइसिस हुआ और यूरोपियन वर्ल्ड में और वेस्टर्न वर्ल्ड में जब पूरा फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ, तो इतना पैसा जो वहां पे आइडल था, वो पैसा वाज वांटिंग एंड वेटिंग टू कम इनटू एन इकोनॉमी जो शायद और आगे बढ़ना चाहता था। और वहां पे 2003 में हिंदुस्तान ने बढ़ती इकोनॉमी के तहत पहली बार
वर्ल्ड की इंटरनेशनल मार्केट्स के लिए पैसा आने का निमंत्रण दिया. So that means for the first time in the history of Indian economy in 2003, we opened up the flow of foreign institutional investors' money coming into India in 2003 and बहुत पैसा आया. जब इतना पैसा आया तो लोगों को समझ ही नहीं आया कि जो सेंसेक्स था 1991 में 5,000 का और 2004 में 6,000 का, यानी कि सेंसेक्स यानी कि शेयर मार्केट यानी कि रिस्की पैसा 20% 12 साल में बढ़ा, यानी कि 1.5% का रिटर्न बनाया सिर्फ सेंसेक्स ने, मार्केट ने. और जहां एफडी का रेट 15% था, मगर एक ही झटके में जब हमने हिंदुस्तान की इकोनॉमी खोली, इतना पैसा जब हिंदुस्तान में आया तो हमारा सेंसेक्स 4 साल में 400% बढ़ गया 4 साल में. यानी कि ऑलमोस्ट 5,000 या 6,000 का सेंसेक्स 22,500 चला गया. एंड वहां पे सब लोगों ने इन्वेस्टमेंट करना समझना शुरू किया. मगर समझना शुरू किया मतलब सिर्फ टीवी को देख के. और वहां पे उस जमाने में, आई एम टॉकिंग अबाउट 2004 से लेकर 2008 का जमाना, जब भरमार पैसा आया तो उस जमाने में ब्रोकर्स, एजेंट्स को उतनी समझ नहीं थी कि पैसा लगाना कहां कैसे होता है, और इन्वेस्टर को कुछ समझ नहीं थी. तो बस अंधाधुंध पैसा लग गया. और जब लग गया तो जो कस्टमर्स का पैसा वो कष्ट से मरने लग गए, तभी उनका नाम कस्टमर पड़ गया. एंड 2008 में जिन्होंने पैसा लगाया, आप सबके सामने कहानी आप सबको पता है, 2008 से लेकर 2014 तक वो पैसा स्टकअप रहा. एंड उस जमाने में लोगों ने कस्में खा ली कि मार्केट में पैसा अब नहीं लगाएंगे, मार्केट से दूर रहेंगे. और वो मार्केट से दूर रहने का सिलसिला जैसे ही शुरू हुआ, यहां पे एक नया हिंदुस्तान फिर इमर्ज करने के लिए खटखटा रहा था. अपॉर्चुनिटी हमारे दस्तक दे रही थी, और यहां पे हमारे प्रधानमंत्री मोदी साहब यहां पे इलेक्ट हुए. और वहां से हिंदुस्तान एक डेवलपिंग इकोनॉमी से इमर्जिंग इकोनॉमी के तौर पे बढ़ने लग गया. मगर वो भी एक दिन में नहीं हो सकता. 2014 से बढ़ते बढ़ते धीरे धीरे करते करते 2018-19 तक जब धीरे धीरे करके इकोनॉमी बढ़ रही थी, मार्केट्स बढ़ रही थी, तो पहले फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का पैसा आ रहा था, मगर धीरे धीरे करके बाहर से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आने लग गया. आज हमारे हिंदुस्तान में हर साल एवरी ईयर $100 बिलियन हिंदुस्तान में आता है. एंड जब ये इतना पैसा आ रहा था या आ रहा है, लोगों के मन में फिर चाहत घुसी कि कैसे हम फाइनेंशियल मार्केट्स में पोर्टफोलियो डेवलप करें, और वहां पे दोबारा रिस्की इन्वेस्टमेंट्स का सिलसिला शुरू हुआ. मगर हम कहीं ना कहीं उस इकोनॉमी के बढ़ते कदम में शायद चूम नहीं पा रहे थे. और वहां पे जहां पे मैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड से मूव होते हुए आरबीआई, सेबी, गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज और फिर एलआईसी में आपके कई सीनियर दिग्गजों से मुलाकात हुई, तो हमने सोचा कि हमारे इंश्योरेंस के जो लोग हैं वो पोर्टफोलियो में रिस्क मैनेजमेंट करने के लिए जो इंश्योरेंस जो सेल करना चाहते हैं, वो प्रोडक्ट हम कंपिटिटिव प्रोडक्ट के तौर पे बेचने की कोशिश कर रहे हैं. यानी कि इंश्योरेंस विज़ म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस विज़ रियल एस्टेट. गलत है ये कहानी, क्योंकि हमें तो किसी की कंपटीशन की जरूरत ही नहीं है. हमारा इंश्योरेंस का जो प्रोडक्ट है वो क्लाइंट के पोर्टफोलियो का रिस्क मिटिगेटर हो सकता है, क्लाइंट के पोर्टफोलियो के रिस्क को कम कर सकता है. और वहां पे शुरुआत हुई हमारे डिग्री प्रोग्राम की, जिसका नाम था इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल प्लानिंग. मैं यहाँ से, तो हमने एडवाइजरी बोर्ड मेंबर्स बनाए. हरविंदर सर, वी हैड आर.के. शेट्टी साहब, वेंकटेश्वर राव साहब, विवेक सिंह साहब, डी.के. मेहरोत्रा साहब, आपके एक्स एलआईसी चेयरपर्सन, ये एडवाइजरी बोर्ड मेंबर्स बने. एंड वहाँ से पुनीत भट्ट साहब, मिलिंद माने साहब, सुब्रतो साहा साहब. एंड सो वी हैड द वंडरफुल एडवाइजरी बोर्ड मेंबर्स फ्रॉम द फ्रेटर्निटी ऑफ इंश्योरेंस. एंड हमने लॉन्च किया 2016 में नीलेश साते साहब के द्वारा, IRDA द्वारा, द फर्स्ट बैच एवर ऑफ इंडियन इकोनॉमी इन इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल प्लानिंग इन MBA एंड BBA MBA. ब्यूटीफुल जर्नी रही. एंड हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर्स बढ़ने लगे, RBI की इन्वॉल्वमेंट शुरू हुई, सेबी की इन्वॉल्वमेंट शुरू हुई. एंड धीरे धीरे करके हम एक ऐसे पड़ाव पे आए जहाँ पे इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल प्लानिंग में हमारी कोशिश ये थी कि कैसे फाइनेंशियल प्लानिंग में इंश्योरेंस का रोल बढ़ सकता है. मगर जैसे जैसे इकोनॉमी बढ़ रही थी, धीरे धीरे करके समझ आया कि कई लोगों का इंटरेस्ट सिर्फ इंश्योरेंस साइड पे नहीं है. वो कहते हैं हमें म्यूचुअल फंड भी सीखना है,
हमें शेयर मार्केट सीखनी है, हमें रियल एस्टेट सीखना है, हमें ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, क्रिप्टो बिटकॉइन बिटकॉइन क्या होता है अपने को यह भी समझना है। एंड जब ऐसी चाहत बढ़ रही थी तो हमारे जो इंश्योरेंस के लोग थे मैम, उनके बच्चे कहते हमें भी ये डिग्री करनी है, मगर हमें इंश्योरेंस की स्टैंपिंग नहीं चाहिए, हमें और ब्रॉडर स्टैंपिंग चाहिए, हमें इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल प्लानिंग से एक बड़ा नाम चाहिए, जहां पे नामकरण हुआ फाइनेंशियल सर्विसेज एंड फाइनेंशियल प्लानिंग। और वहां पे हमने ये सोच रखी सर कि सिर्फ इंश्योरेंस फ्रेटर्निटी क्यों, अगर इनकी भी एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करनी है तो इंश्योरेंस के लोग, म्यूचुअल फंड के लोग, इक्विटी के लोग, रियल एस्टेट के लोग, और फिर इंडस्ट्री के जो लोग, प्रोफेशनल्स, जो बैंकर्स हैं या जो इंडस्ट्री में शायद सीनियर पोजीशंस पे हैं, हम सारे लोग बहुत मेहनत करते हैं सर पैसा कमाने के लिए, मगर हम में से कोई मेहनत नहीं करता पैसे को मैनेज करने के लिए। हम सब रजिस्ट्रार सर, डीन एग्जामिनेशन सर, मैम डीन एडमिन, हरकिरण मैम द वंडरफुल स्टार ओरेटर, यहाँ पे कई प्रेजेंट फैकल्टीज, आप सब दिग्गज लोग हिंदुस्तान के, कई यहाँ पे इंडस्ट्रीज, कई यहाँ पे सीईओज बैठे हुए हैं मेरे कोई दोस्त यार, हम सब लोग बहुत मेहनत करते हैं पैसा कमाने के लिए, मगर अपना हार्ड अर्न मनी हम अपनी सोच के बगैर किसी और के हाथ में दे देते थे, और जिसके हाथ में दे देते थे उसकी सोच भी कायम नहीं थी, वो अपने इंसेंटिव, अपनी शायद अपने प्रमोशन के चक्कर में हमारा हार्ड अर्न मनी कहीं ऐसी जगह लगा देता था जिसके बारे में हमें पता नहीं था, क्योंकि हमें कुछ आता नहीं और उसको कुछ समझ नहीं आता है। तो वहां पे हमने सोच चेंज करी कि इस प्रोग्राम में हम प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भी आएंगे, यहाँ पे म्यूचुअल फंड ब्रोकर भी आएंगे, रियल एस्टेट डील करने वाले एडवाइजर्स आएंगे, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस, इंडस्ट्री, सीनियर इंडस्ट्री, सब लोग जब यहाँ पे होंगे तो आपस में सारों का डेवलपमेंट होएगा। और वहाँ से ये सोच शुरू हुई कि फाइनेंशियल सर्विसेज एंड फाइनेंशियल प्लानिंग में स्पेशलाइजेशन होगी, इंश्योरेंस होगा, इक्विटी होगा, म्यूचुअल फंड होगा, एंड वी एक्सपेंडेड आवर एडवाइजरी बोर्ड मैम। वी गॉट पीपल फ्रॉम द मिनिस्ट्रीज ऑफ एमएसएमई, डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ commerce, RBI. We have got people from the largest of the big four consultancy firms. We can have from PwC, Deloitte, KPMG, EY, Grant Thornton, Suzuki, Mahindra, and हमने ये पूरा advisory board बनाया मैम. We have got people from Infosys, Wipro, Morgan Stanley, Colliers, Knight Frank, IndusInd Bank, Kotak Bank, and we formed the best of the best advisory board in the country. And हमने धीरे धीरे करके इसका नामकरण चेंज किया इस सोच से कि 2020 के बाद हिंदुस्तान अब डेवलपिंग से इमर्जिंग के होते होते डेवलप्ड एंड सुपर पावर बनने के लिए तैयार है। एंड मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं जो आगे का विजन है, मगर उससे पहले आप साथ साथ अपनी फॉन्ड मेमोरीज भी स्क्रीन पे देखते रहिए। वो यादें आप देखते रहिए। वो आपको याद होगा रात को पढ़ना, वो वाइवा, वो एग्जाम, और वो वाइवा की तैयारी, प्रोजेक्ट में मेरे को कुछ आता नहीं, तू कुछ थोड़ा दिखा दे। अरे दिखाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, वहाँ पे वाइवा वो पता नहीं कैसे कैसे गंदे गंदे सवाल पूछते हैं, तेरे को अपनी ही तैयारी करनी पड़ेगी। फिर खेलने का सिलसिला, जो फिज़िकली ग्राउंड में नहीं जा सकते वो कैरम खेलेंगे, फिर पढ़ाई, और ये रात भर का महफिल जो पढ़ाई होते हुए, एक एक रूम में 10-10 लोग पढ़ रहे होते थे रात को 2-2, 3-3 बजे तक, और हम कहते थे बाहर निकलो सोना मना है। यहां पे पढ़ाई करने आए हैं, मस्ती करने आए हैं, जीने आए हैं, एक दूसरे का मिलने आए हैं। आपका आज ऑल इंडिया नेटवर्क है। ये एग्जामिनेशन होता हुआ, ये चौकड़ी मारते हुए, बाहर की धूप, विटामिन डी लेते हुए, ये पढ़ाई करते हुए, आज का जो वे फॉरवर्ड है आप सारों के लिए। एंड बिफोर आई हॉल्ट, ये सोच यहां पे शुरू हुई है। देश तो भी शुरू हुआ है, देश यहां से डेवलप्ड बनने के लिए तैयार है, और यहां पे यूएस का स्लोडाउन दिख रहा है, शुरू हो गया है। यूरोप का स्लोडाउन शुरू हो गया है, दिख रहा है। यूके का स्लोडाउन दिख रहा है, शुरू हो रहा है। आपको अगले 6 से 9 महीने में ये न्यूज़ मिलेगी कि वर्ल्ड में रिसेशन है, वर्ल्ड में स्लोडाउन है, मगर हिंदुस्तान सुपर पावर बन रहा है। उस सुपर पावर की जर्नी में हम जो आज ग्रेजुएट्स बने हैं, हमारी जर्नी यहां से और टफ है, क्योंकि अब एक्सपेक्टेशन, बिकॉज यू आर ग्रेजुएटिंग फ्रॉम वन ऑफ द टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज ऑफ इंडियन इकोनॉमी विच हैज गॉट अ इंटरनेशनल प्रेजेंस एज ऑफ नाउ। एंड जब आप बोलेंगे चितकारा यूनिवर्सिटी से हमने MBA करी है, BBA MBA करी है,
तो बट ऑब्वियस है वहां पे एक्सपेक्टेशंस क्लाइंट की बढ़ती हैं। जब आप कहेंगे हिंदुस्तान की पहली डिग्री है फाइनेंशियल सर्विसेज, फाइनेंशियल प्लानिंग या इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल प्लानिंग, तो आपका क्लाइंट जो है वो डिमांड और करेगा। तो आपकी जो जर्नी है, जो सीख है, जो यहां तक है, यहां से और एक्सपैंड होनी चाहिए। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आपकी कंटिन्यूटी ऑफ लर्निंग अगर यहां पे रुक गई, आप देश बढ़ते हुए की जर्नी में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। तो अपनी कंटिन्यूटी ऑफ लर्निंग कंटिन्यू कीजिए, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, आप एंटरप्रेन्योर्स हैं, आप 1000-2000 क्लाइंट को मैनेज करते हैं। मैम, हर पर्सन यहां पे 1000 to 2000 क्लाइंट्स को मैनेज करते हैं। कईयों के अपने हेलीकॉप्टर्स हैं, कईयों के अपने मैंशंस हैं, और उनके जो बच्चे हैं वो फर्दर पढ़ाई करके नौकरी ढूंढना चाहते हैं। मैं कहता नौकरी, आपके घर में पूरा चलता फिरता एंटरप्रेन्योर स्किल सेट है, तो अपने बच्चों को एंटरप्रेन्योर्स बनाइए। एंड उसके लिए आपके पास क्लाइंट्स हैं, आपके पास जान पहचान है, अपने बच्चों को यूनिक ज्ञान दीजिए। वो यूनिक ज्ञान, अगर फाइनेंशियल सर्विसेज, फाइनेंशियल प्लानिंग है, तो गॉड्स ग्रेस यहां पे बेस्ट है, ये आपको पता है। तो आपके बच्चे आप यहां पे ही कंटिन्यू कीजिए, उनको सिखाइए। यहां पे ज्ञान लेंगे और आपके क्लाइंट की जान पहचान को मैच करेंगे, और ज्ञान से जान पहचान मैच करके वो आपके एंटरप्रेन्योर जो माइंडसेट है, जो आपका सेटअप है, उसको और बढ़ाएंगे। साथ में आपकी वाइफ, आपके स्पाउस, उनको आज आप लेकर आए हैं फोटो खिंचवाने, बस नहीं, वो सिर्फ फोटो खिंचवाने के लिए नहीं लेकर आए आप, उनको भी आपको इस जर्नी में आगे चलाना है। जिंदगी हर एक को एक ही मिली है। अगर आप फ्रंट एंड पे हैं क्लाइंट को मैनेज करने के लिए, तो आपकी वाइफ, आपकी स्पाउस बैक एंड बैकबोन है, और वो बैकबोन को अगर आपने क्वालिफाइड, नॉलेजेबल नहीं किया, तो अधूरी है जिंदगी। तो आज आप यहां से ग्रेजुएट होके जा रहे हैं, आपकी वाइफ, आपकी स्पाउस को यहां से जर्नी को कंटिन्यू करवा के भेजिए, शुरू करवाइए। एंड आपके किड्स, जैसे मैंने बताया, अगर 12th पास है या ग्रेजुएट पास है, उनकी जर्नी यहां पे कंटिन्यू कीजिए। एंड इस जर्नी के साथ साथ आपके कई दोस्त यार होंगे जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इन प्रैक्टिस होंगे, बिजनेस ओनर्स होंगे, इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स होंगे। आई थिंक हिंदुस्तान जिस तरीके से इवॉल्व हो रहा है, नई सोच फाइनेंशियल प्लानर की नहीं है, नई सोच फाइनेंशियल एडवाइजर की नहीं है। अगला जो हिंदुस्तान बढ़ रहा है, आपकी सोच, आपके घर की सोच, आपकी सोसाइटी की सोच चेंज होनी चाहिए, क्योंकि देश की सोच में हमें बिजनेस एडवाइजर्स चाहिए। जितने भी बिजनेसेस बढ़ रहे हैं, उनको एडवाइजर्स नहीं मिल रहे हैं, तो बिजनेस एडवाइजर्स चाहिए, फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं, बिजनेस एडवाइजर्स। विजनरीज चाहिए, एंटरप्रेन्योर्स चाहिए विद अ विजन, जिसको मैं नाम देता हूं विजनप्रेन्योर। यानी कि उस विजन में क्या आप साथ हैं? मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।